ये अभी नई नई कॉलोनी बसी है एरोड्रम रोड पे गांधीनगर में, वहाँ नया रहने आया है, मूलतः गांव का है। एक किसान इनके चक्कर में पड़ गया, बोले नया खेत लिया है, आपसे कथा करानी है। तो इसने कहा कथा कहाँ करानी है? बोले कथा नई खेत पे करानी है। तो पंडित जी ने कहा कि खेत पे करा कि खलियान पे करा, दक्षिणा पूरी लगेगी। तो जो जातक थे वो अफसरी के थे, प्रबुद्ध थे, पैसे वाले लोग थे, उन्होंने कहा पंडित जी आप दक्षिणा की चिंता मत करो, वो आपको सवाई मिलेगी, आप तो कथा करो। शाम को 7:30 बजे इसी तरह कथा, खेत पे मंच बना, एक तरफ महिलाएं बैठी, एक तरफ पुरुष बैठे, कथा शुरू हुई। कथा शुरू होकर खत्म हुई तो किसान मंच पे आया, बोले पंडित जी कैसी कथा करी, इसमें लीलावती और कलावती तो आई नहीं। तो रोहित जन्नाट ने देखा कि पोथी के 2-3 पन्ने उड़ गए। अब आप और हम होते तो जूते खाते ऐसे समय पे, लेकिन हास्य का कवि वो जो दुर्घटना में से भी अपने लिए रास्ता निकाल ले। इसने तुरंत अपनी प्रज्ञा को जागृत किया और किसान को थोड़ा पास बुलाया और उसके कान में कहा, देख किसान, लीलावती और कलावती खानदानी औरतें हैं, वो किसी के खेत खलिहान पे रात बिरात अकेली नहीं जाती हैं। तालियां बजाओ, मैं रोहित जन्नाट को बुला रहा हूं। चामुंडे मुंड मथरे नारायणी नमोस्तुते। उस्मा भगवती शारदा को प्रणाम करता हूँ, जगदम्बा भवानी को प्रणाम करता हूँ, जिसकी कृपा से इन 9 दिनों में यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद इस वर्षा के रूप में और इस वर्षा के बीच में हम सब लोगों पर बरस रहा है। विराजमान हो जाए। बहुत बढ़िया शानदार कवि सम्मेलन आप सभी लोगों ने जमाया है और इस नवरात्रि के बीच में ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है, आदरणीय दादा ने शुभारंभ कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ हास्य का पिटारा खोलूं, अगर आप लोग आदेशित करें तो मेरा मन है कि माँ भगवती यहाँ विराजमान है, 4 पंक्तियां मैं जगदम्बा के चरणों में रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत भैया। कि खप्पर हाथ धरती, शूल दंड बाण साथ रखती है। अगर आपके मन की हो, भक्त के हृदय की हो, तो आप लोग तालियों से माँ जगदम्बा का ध्वन्याभिषेक करना आखिरी में। कि खप्पर हाथ धरती, शूल दंड बाण साथ रखती है, अभय दान देने को सबके मस्तक हाथ रखती है, और उस भवानी की महिमा का क्या बखान करूं मैं। अरे उस भवानी की महिमा का क्या बखान करूं मैं, जब भी पुकारता हूं माँ वो मेरी लाज रखती है, वो मेरी लाज रखती है। आप सभी को प्रणाम करता हूं। पानी शुरू हो गया है, बीच बीच में व्यवधान देते रहेगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के मुझे सुनते रहना। जिस एकाग्रता के साथ में आप पोहे में जीरावन डालते हो, उसी एकाग्रता के साथ में मेरे को सुनना। अब आप देख लो मेरे को, मैं इधर उधर प्रोग्राम में जाता हूँ कवि सम्मेलन में, मेरे साथ सबसे बड़ा टेंशन तो ये है कि लोगों को यही भरोसा नहीं होता कि मैं कवि हूँ। ये 4 फुट की संरचना लोगों को देख करके ऐसा लगता है बोले यार कोई कवि है क्या। क्योंकि मैं आपको एक टिप्पणी देता हूँ, अगर आपको आनंद लगे और बात ठीक लगे तो आप तालियों से इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना। देश में 4262 रजिस्टर्ड कवि हैं पूरे देश में। मैं उन सभी देश भर के कवियों में एकमात्र ऐसा कवि हूँ, देश के नहीं सकल ब्रह्मांड में, धीरज भैया में एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब भगवान ने ऐसा बनाया है कि चेचे शुरू हुआ है और खत्म हो गया है, उस भगवान ने बनाया है ऐसा है। लोग इधर उधर में यत्र तत्र जाता हूँ, लोग आनंद ले लेते हैं। यहाँ तो आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था जमाई। ये माइक को मैंने मेरी व्यवस्था अपनी हाइट के हिसाब से कर लिया, सीट मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया टेंट भोंगे चोंगे वगैरह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगा रखी है। खर्चा जबरदस्त किया संपत वालों ने, वो अलग बात है कि कवियों को नहीं दे रहे बराबर अपन, लेकिन बाकी सब अपना पास में व्यवस्थाएं बहुत जोरदार हैं। ये मेरी साइज का कर लिया धीरज सर, नहीं तो पिछले दिनों उज्जैन में फंस गया मैं, वहाँ फ्रीगंज चौक पे। उसने कवि सम्मेलन में माइक ऐसा लगा रखा मैडम कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई, अब वो ऊपर नीचे ही नहीं हो, हिले ही नहीं, वो टस से मस नहीं हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट हमारे मालवा का अपने, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 1 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता। गोपाल सर और भी लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी, मैंने कहा क्या है, बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। आप लोग तालियां बजाते रहना, मेरे को लगे कि आप लोग जागृत हो। हाँ, ठाकों के साथ ये भी चलता रहे आपको। धीरज सर आप लोग तो हंसे रहो, मेरे तो प्राण निकलते हैं। मतलब इस संरचना का लोग इतना आनंद ले लेते हैं। पिछले दिनों हम लोग एक प्रोग्राम करने गए,
अब देखना सर आनंद कैसा है, मैंने बताया ना आनंद स्वयं निकलता है, 3 कवि और साथ में कवित्री। हम लोग जबलपुर गए दीदी, अब जैसे वहां पहुंचे आयोजक मंडल ने स्वागत करा। अब मैं लोअर टी शर्ट में था, सफर में तो कोट पैंट चलेगा नहीं, यहाँ पहन के रहा हूँ। यहाँ भी दादा ने ऑब्जेक्शन ले लिया, बोले कैसा लग रहा है जैसे भरदू फिर में कोट पहन के आ रहा तो अब मैं वहाँ लोअर टी शर्ट, अब 3 कवि साथ में कवित्री। जैसे वहां पहुंचे आयोजक मंडल ने स्वागत किया, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, बातचीत शुरू करो को सर 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थे उन्होंने आयोजक मंडल में से एक व्यक्ति थे सिंघानिया जी, उनको जोरदार चांटा खींच के मार दिया। अब मैं सुनने रह गया, मैंने कहा मैडम चांटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चांटा मारा क्यों? अरे बोले बात इसी। मैंने कहा क्यों? अगर मैडम का जवाब ठीक लगे तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा मैडम चांटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा है, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, ये भी कविता कविता सुनाता है। ये स्थिति है सर, मतलब बोल वाले तो लोगों के रहते, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ। मरण यहाँ होता है। मैं पिछले दिनों प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ वाह भाई वाह में, शूटिंग तो 3-4 एपिसोड मैंने भी किए शैलेश लोढ़ा जी के उस प्रोग्राम में वाह भाई वाह में। अब मैं वहाँ गया तो फोटोग्राफर ने एक कवि को खड़ा किया, वो प्रोमोस के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटोज लेते शूटिंग के बाद, तो उनको खड़ा किया, 15-20 एंगल से इधर से उधर से फोटो लिए। फिर कवित्री को खड़ा करा, मुमताज जी को, उनके फोटो लिए 15-20 एंगल से अलग अलग तरीके से। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे बोले ले ले रोहित जन्नाट के भी ले ले यार फोटो 15-20। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों, ले ले इनके भी ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले रोहित जन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। लोग ऐसे हल्के में लेते हैं सर, मतलब बताओ आप कहाँ क्या सुनाऊं मैं आपको, ये जीवन के साथ में हाथ से चल रहा। मतलब अभी पिछले दिनों में आदरणीय दादा से पूछा, मैंने कहा दादा आप महाकाल सवारी देखने चल रहे हो क्या? क्या हो गया दादा? टोपी सिर पे पहना। अच्छा कोई अच्छा ही लगा देते यार, वो कैमरे में वीडियो बन रही है यार, मेरी वाइफ देखेगी क्या कहेगी, वो कैसे मांझने खराब करा के आते हो, माइक पे पन्नी लगाने की क्या जरूरत थी, गला खराब होने का इतना टेंशन था तुम्हारा, वो यूँ समझेगी। अच्छा वाइफ भी बड़े हल्के में ले लेती भाभी जी, क्योंकि वो थोड़ी सी मेरे से हाइट भी ज़्यादा, हेल्थ भी है। अब वो हल्के में ले लेती क्योंकि पिछले दिनों तो मैंने उसको ऐसे रोमांटिक होकर के कह दिया, मरण यहाँ है, ब्राह्मण आदमी है, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा रोमांटिक हो, वो पत्नी ऐसा जवाब देती है कि वही मरण हो जाता है रोमांस का। मैंने बोला पिछले दिनों भाभी जी, मैंने कहा मैंने कहा किचन में काम करूँ, मैंने कहा देख तो श्वेता मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि तेरे को गोदी में उठाओ और गार्डन में ले चलूँ। तो वो क्या बोलती, बोले पिछले दिनों तुमने आटे की पोटली भी घसीट के लाए हो, गैस की टंकी तो तुमसे उठती नहीं, मेरे को क्या खाक उठाओगे, क्योंकि शरीर ऐसा है। पिछले दिनों में महाकाल सवारी देखने के लिए गया सर, आनंद लेना आप क्या सब प्रसंग किस प्रकार से हो जाते हैं। मैं दर्शन करने गया, महाकाल बाबा की सवारी निकलती, आप लोग भी गए होंगे प्रभु के दर्शन करने, तो जय जय महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़, अटाटूट भयंकर, जय महाकाल के नारे लग रहे। धीरज सर, मैं मेरी गुड़िया को मैंने गोद में उठा रखा, हाँ मेरी खुद की, अब भरोसा तो रखो आप मैंने उसको गोद में उठा रखा गुड़िया को, अब दर्शन करने को लालायत भयंकर भीड़। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिख रहा, अब मेरे को दिख नहीं रहा ना गुड़िया को दिख रहा। अब मैं जब थोड़ी देर तक नहीं दिखा तो मैंने अग्रवाल साहब धक्का देकर के घुसने की कोशिश की और मैंने दिया धक्का, मैंने कहा घुसो पंडित ऐसे ही। तो आगे एक दादा खड़े हुए कुर्ते पजामे में, बुजुर्ग, वो मेरे को देख के जोर से चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहा है भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर देखा और क्या बोले, आपकी ताली और हंसी दोनों नहीं रुकेगी। मेरे को उन्होंने नीचे से ऊपर देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस बच्ची को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। ये दिक्कत है, मतलब इतना लोग हाहाकार मचाते हैं, मतलब अरे ठीक है भगवान की कृपा ऐसी, मैं क्या करूं। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि यार ये हल्का पतला ऐसा बनाया, मैं क्या करूं, भगवान ने ऐसा बनाया छोटा सा, तो अब ये बड़े बड़े विशाल काया, अच्छी काया के शरीर के बड़े, देखो दादा भी बैठे हैं, अच्छा शरीर बढ़िया, अब ये बनाया है ईश्वर ने। हालांकि इसके पीछे तर्क मैं देता हूँ, ये महिलाएं बैठी हुई हैं, ये जब भोजन बनाती हैं, दीदियां बैठी हैं, जब ये खाना बनाती हैं आटा गूंथती हैं, तो आटा गूंथने के बाद में रोटियां बनाती हैं, रोटियां बन जाने के बाद में थोड़ा सा अगर आटा रह जाए, आटे का लोया रह जाए तो उससे छोटी रोटी बना करके रख देती हैं। ईश्वर ने भी कहीं आटा वाटा गूंदा होगा, बनाया होगा, इन सब कवियों को बनाया इनने, अच्छी सी रोटी बनाई, अच्छा सा पराठे बनाए बढ़िया, आखिर में थोड़ा सा रह गया होगा तो कि मेरा छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है, मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है, और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। अब आपकी संवेदना देखना चाहता हूं, मेरी बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग।